नमस्कार दोस्तों, मैं आंचल आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियाँ हैं। दोनों ही सच्ची और दिल दहला देने वाली हैं, इसलिए आप आखिरी तक ज़रूर देखें। और हाँ, वीडियो देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आज की पहली कहानी मुंबई की है। यह बात 2025 की है। 24 अक्टूबर 2025 शुक्रवार की सुबह करीब 11:15 का वक्त था। दत्ताराम लॉर्ड मार्ग पर मयूरेश इमारत के सामने फुटपाथ पर कुछ गाड़ियां गलत तरीके से पार्क की गई थी। आसपास के लोगों ने ट्रैफिक पुलिस को इसकी शिकायत की, इसलिए पुलिस सिपाही किरण सूर्यवंशी वहां पहुंचे। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनट में वह सड़क चीखों और अफरा तफरी से गूंज उठेगी। जैसे ही वहां पार्किंग की जांच में जुटे, तभी वायरलेंस पर सूचना मिली कि एक युवती पर हमला हुआ है और तुरंत मौके पर पहुंचना है। सूर्यवंशी बिना देर किए दौड़ पड़े। दूसरी तरफ एक लड़की लहूलुहान हालत में सड़क की ओर भाग रही थी और उसके पीछे एक युवक था, हाथ में खून से सना हुआ धारदार हथियार लिए। तब तक वह युवती का पीछा करते करते उसी नर्सरी होम तक पहुंच चुका था। वहां भी उसने रोकने के बजाय फिर से उस पर धारदार हथियार से वार करने शुरू कर दिए। इसी बीच पुलिस सिपाही सूर्यवंशी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने फौरन हमलावर को युवती से अलग करने की कोशिश की। तभी आसपास के लोग भी मदद के लिए आगे आए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने युवती को छुड़ाया, लेकिन युवक वहां भी नहीं रुका। उसने उसी हथियार से अपने ही गले पर वार कर लिया। उधर सिपाही सूर्यवंशी ने तुरंत युवती को नर्सरी होम से बाहर निकाला और एक टैक्सी रोककर उसे पास के सरकारी अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने की वजह से बाद में उसे जे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। घटना की खबर मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ काला चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई। खून से लथपथ हमलावर को भी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं आईसीयू में इलाज चल रही युवती की भी शाम करीब 5 बजे मौत हो गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में हत्या और आत्महत्या के तहत केस दर्ज किया। अस्पताल पहुंचने के बाद पुलिस ने दोनों की पहचान जानने की कोशिश की। मौके पर गिरी हुई युवती का बैग जब तलाशी में मिला तो उसमें से कुछ पहचान पत्र और मोबाइल बरामद हुए। वहीं युवक के कपड़ों के जेब से भी एक आधार कार्ड और कुछ दस्तावेज मिले। इन्हीं के जरिए दोनों की पहचान की पुष्टि हो सकी। इसके बाद पुलिस ने तुरंत दोनों के परिवारों को सूचना दी। कुछ ही देर में घरवाले अस्पताल पहुंचे। वहां का माहौल मातम में बदल गया था। एक तरफ बेटी की लाश थी तो दूसरी तरफ बेटे की जिंदगी खत्म हो चुकी थी। पुलिस ने वहीं पर शुरुआती पूछताछ की और फिर दोनों परिवारों को थाने बुलाकर बयान दर्ज किए। वहां उन्होंने युवक की पहचान सोनू बरई के रूप में की। वहीं युवती की पहचान मनीषा यादव के तौर पर हुई। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, एक कहानी सामने आई। वह कहानी थी प्यार की, टूटे भरोसे और जुनून में की गई एक भयानक गलती की। सोनू बरई 24 साल का लड़का था जो अपने घर वालों के साथ काला चौकी के अम्बेवाड़ी इलाके में रहता था। वो एक कैटरिंग वाले के यहाँ मजदूरी करता था, जबकि उसके पापा पास ही में पान की टपरी चलाते थे। उसी इलाके में 24 साल की मनीषा यादव भी अपने परिवार के साथ रहती थी। दोनों एक ही मोहल्ले के होने की वजह से बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। दोनों की उम्र करीब करीब एक जैसी थी, इसलिए उनमें अच्छी दोस्ती थी और एक अच्छी बॉन्डिंग भी थी। जब वह 12 से 13 साल के थे तभी से उनकी दोस्ती थी। 20 साल की उम्र में उम्र पार कर ली थी, लेकिन उनकी यह दोस्ती अब ही वैसी ही बनी हुई थी। एक ही इलाके में रहने की वजह से दोनों का हमेशा संपर्क रहता था। वह अक्सर आपस में बात करते रहते थे। उम्र बढ़ने के साथ उनकी दोस्ती भी गहरी होती गई और एक दिन सोनू ने मनीषा को प्रपोज कर दिया। उस वक्त के जोश में मनीषा ने भी हाँ कह दी। पिछले कुछ महीनों से दोनों का प्यार खूब चल रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे मिसअंडरस्टैंडिंग उनके बीच पनपने लगी और झगड़े छोटी छोटी बातों पर होने लगे। आखिरकार मनीषा ने 1 हफ्ता पहले ही उससे ब्रेकअप कर लिया। मनीषा ने उससे पूरी तरह रिश्ता तोड़ लिया था। अब वह अब उससे बातें नहीं करती थी, उसके फ़ोन तक नहीं उठाती थी। सोनू ने यह सोचने की भी कोशिश नहीं की कि शायद गलती उसकी हो। उससे लगने लगा कि मनीषा का किसी और लड़के से चक्कर चल रहा है और उसने उसी के लिए उसे छोड़ दिया है। यह बात उसके दिमाग में घर
कर गई और वो गुस्से से भर गया। अब उसने जैसे मन ही मन ठान लिया था कि उसे मनीषा को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। उसने बहाने से कहा कि एक आखिरी बार मिलना है और मनीषा को मिलने के लिए बुला लिया। 24 अक्टूबर 2025 की सुबह करीब 11 बजे मनीषा उससे मिलने आई थी। दोनों के बीच फिर उसी रिश्ते को लेकर बात होने लगी। सोनू ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मनीषा अपने फैसले पर अड़ी रही। उसने साफ कह दिया कि अब उसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और उससे अब कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। यह सुनकर सोनू अपना आपा खो बैठा। बिना कुछ सोचे समझे उसने जेब से रखा तेज धार वाला हथियार निकाला और मनीषा पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। कुछ ही सेकंड में वह लूलूहान होकर गिर पड़ी। जान बचाने के लिए घायल हालत में मनीषा किसी तरह भागते हुए पास के आस्था मेन अल्टरनेटिव एंड सर्जिकल नर्सरी होम तक पहुंची। यहाँ पूरा मंजर वहां मौजूद कुछ लोगों ने अपनी आंखों से देखा और कुछ लोगों ने सोनू को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन उसने अब सबको जान से मारने की धमकी दे डाली। उसी दौरान करीब 1:15 बजे पुलिस सिपाही किरण सूर्यवंशी को खबर मिली कि एक लड़की पर हमला हुआ है। वे तुरंत मौके की ओर दौड़े और थोड़ी ही देर में वहां पहुंच गए। उन्होंने हालात संभालने की कोशिश की, लोगों की मदद से लड़की को छुड़ाया और उसे नर्सरी होम से बाहर निकालकर पास के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़की की हालत नाजुक थी और हमलावर भी गंभीर रूप से घायल था। दोनों के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि युवती ने भी कुछ घंटे बाद अपनी दम तोड़ दिया। पुलिस अब यह भी जांच कर रही थी कि ब्रेकअप के अलावा इस वारदात के पीछे और कोई वजह तो नहीं थी। दिन दहाड़े और खुले रास्ते पर हुई इस घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग दहशत में हैं और मौके पर तनाव का माहौल बना हुआ है। आज की दूसरी कहानी मध्य प्रदेश के रीवा की है। यह बात 2023 की है। 10 जून 2023 की सुबह रीवा जिले के अतरेला थाने में फ़ोन आया कि जंगल में एक मानव कंकाल पड़ा है। सूचना देने वाला देवघर गांव का एक चरवाहा था, जो उस दिन भी अपने मवेशी चराने जंगल गया था। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कंकाल को कब्जे में ले लिया। इसके बाद टीम शिनाख्त के लिए देवघर गांव पहुंची, जो जंगल से करीब 2 किलोमीटर दूर था। गांव में पूछताछ करने पर पता चला कि गोल्डी कोल नाम का युवक कई दिनों से लापता है। इतना सुनते ही पुलिस को शक हुआ कि शायद जंगल में मिला कंकाल उसी का हो सकता है। पुलिस जब शिनाख्त के लिए गोल्डी के पिता को लेकर मौके पर पहुंची तो वहां का नजारा देख सबकी सांसें थम गईं। झाड़ियों के बीच पड़ा कंकाल, पास में फटे कपड़े और मिट्टी से सना हुआ जूता। इन्हें देखते ही गोल्डी के पिता जोर से रोने लगे। उन्होंने पहचान लिया कि यह कंकाल उनके बेटे का ही है। पिता ने हत्या की आशंका जताई, लेकिन उस वक्त पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अतरेला पुलिस ने जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई। थाना प्रभारी उपनिरीक्षक कन्हैया सिंह बघेल के मुताबिक पुलिस को शव तक पहुंचाने में 78 दिन लग गए थे, जबकि आरोपी तक पहुंचने में केवल 5 दिन। उन्होंने बताया कि चरवाहों से मिली सूचना के बाद टीम बैलियां घाट के जंगल में पहुंची थी। पैदल ही घने जंगल के अंदर जाकर जब बताए गए स्थान पर पहुंची तो वहां झाड़ियों के बीच एक मानव कंकाल मिला। आस-पास कुछ फटे और सड़े हुए कपड़े बिखरे थे, साथ ही एक मिट्टी में सना जूता भी। शव की हालत देखकर साफ लग रहा था कि वह कई दिनों पुराना है। शरीर पूरी तरह गल चुका था, जहां जानवर उसे नोच डाले थे। जिस जगह कंकाल मिला वह देवघर गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर था, क्योंकि जंगल के सबसे करीब वही गांव था। इसलिए पुलिस ने जांच की शुरुआत वहीं से की। गांव में पूछताछ करने पर पता चला कि राम लखन कोल का 30 साल का बेटा गोल्डी कोल 30 मार्च से लापता है। यही जानकारी आगे चलकर इस पूरे केस की कड़ी बनी। पुलिस जब राम लखन कोल के घर पहुंची तो उन्हें बताया गया कि जंगल में शव मिला है, जिसकी पहचान करनी है। पुलिस ने कहा कि हो सकता है वो उनके बेटे गोल्डी का हो। यह सुनते ही राम लखन का दिल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बोला, साहब, मैंने तो थाने में अर्जी दी थी। उम्मीद थी आप मेरा बेटा ढूंढ लेंगे, पर आप तो उसकी मौत की खबर लेकर आ रहे हैं। पुलिस ने उन्हें समझाया और अपने साथ जंगल ले गए। वहां पहुंचकर जब राम लखन ने कंकाल के पास फटे कपड़े और मिट्टी में सने जूते देखे तो वह टूट गया। ने रोते हुए कहा कि यह उसी के बेटे गोल्डी का है। कानून प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने कंकाल को जांच के लिए भेजा और पूरे मामले को संदिग्ध मानते हुए उच्च अधिकारियों को उचित सूचना दी। आदेश मिलते ही सीन ऑफ क्राइम मोबाइल यूनिट के प्रभारी डॉक्टर आरपी शुक्ला और उनकी टीम मौके पर पहुंची। एफएसएल
टीम ने वैज्ञानिक तरीके से घटनास्थल के साक्ष्य जुटाए और हड्डियों को जब्त किया। फॉरेंसिक जांच में यह पुष्टि हुई कि कंकाल वास्तव में रामलखन कोल के बेटे गोल्डी कोल का ही था। रामलखन ने बताया कि उसका बेटा 30 मार्च की सुबह घर से निकला था और उसके बाद कभी वापस नहीं लौटा। रामलखन कोल ने पुलिस को बताया कि जब गोल्डी लापता हुआ तो उन्होंने सबसे पहले अपने रिश्तेदार से संपर्क किया। आसपास के गांव में भी बेटे को ढूंढने की पूरी कोशिश की, पर कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे उम्मीद टूटने लगी। आखिर उन्होंने अपने बड़े बेटे इंद्रपाल से कहा कि अब पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। गोल्डी के लापता होने के 12 दिन बाद यानी 12 अप्रैल 2023 को उसका बड़ा भाई इंद्रपाल कोल अतरेला थाने पहुंचा। उसने बताया कि उसका छोटा भाई गोल्डी कोल निवास देवघर गांव 30 मार्च की सुबह घर से निकला था और फिर वापस नहीं लौटा। इंद्रपाल ने बताया कि गोल्डी की अभी शादी नहीं हुई थी। वह साल में 6 महीने कभी मुंबई तो कभी गुजरात जाकर काम करता था। कुछ पैसे बचाने के बाद गांव लौट आता था और पिता रामलखन के साथ रहता था। बुजुर्ग पिता के लिए वही खाना बनाता और घर के काम देखता था। जब एक हफ्ते तक कोई खबर नहीं मिली तो 7 अप्रैल को रामलखन ने यह बात अपने बड़े बेटे इंद्रपाल को बताई। उस समय इंद्रपाल महाराष्ट्र के जंगलवार में जलगांव में काम कर रहा था। वह तुरंत 11 अप्रैल को गांव लौटा और अगले दिन यानी 12 अप्रैल को अतरेला थाने में जाकर गोल्डी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली, लेकिन तब तक किसी को अंदाजा नहीं था कि यह गुमशुदगी जल्दी ही एक दर्दनाक हत्या के सामने बदल जाएगी, हत्या के मामले में बदल जाएगी। शव की पहचान हो जाने के बाद अब पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी यह पता लगाना कि गोल्डी की हत्या किसने की और क्यों की। मामला रहस्यमय था, इसलिए पुलिस ने अपने मुखबिरों को सक्रिय किया। थोड़े ही समय में खबर आई कि गांव में कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं कि गोल्डी की हत्या तो काफ़ी पहले हो चुकी थी, अब तो बस उसका कंकाल मिला है। ये सूचना पुलिस के लिए अहम थी। सूचना की पुष्टि के लिए पुलिस ने मृतक के पिता रामलखन संदेह के आधार पर गांव में पूछताछ शुरू की। कई लोगों से बात की गई। पुराने झगड़े और रिश्तों की कड़ी जोड़ी जाने लगी। इसी दौरान 3 नाम सामने आए: मोतीलाल कोल, बुद्ध सेन उर्फ छंगे कोल और लाल कोल उर्फ रमेश। गांव के कुछ लोगों ने बताया कि 30 मार्च की सुबह आखिरी बार गोल्डी इन्हीं तीनों के साथ देखा गया था। यहीं से पुलिस की जांच रुख अब सीधा इन तीनों की तरफ मुड़ गया। गांव में फैली चर्चाएं और मिली जानकारियों से पुलिस की जांच अब तेज हो गई थी। पता चला कि जिस दिन गोल्डी को आखिरी बार मोतीलाल, बुद्ध सेन और लाल के साथ देखा गया था, उसी दिन के बाद से वो लापता हो गया। जब पुलिस टीम दोबारा देवघर गांव पहुंची तो कुछ ग्रामीणों ने पहचान छिपाने की शर्त पर अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गोल्डी की मौत की बात गांव के कुछ लोगों को पहले से मालूम थी, लेकिन उसके परिवार को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। 17 साल के बुजुर्ग पिता रामलखन को अब भी लगता था कि उनका बेटा किसी दूसरे शहर काम करने गया है और बड़ा बेटा इंद्रपाल गांव में नहीं रहता था, इसलिए घर वालों को कोई खबर नहीं थी। वहीं जिन 3 लोगों मोतीलाल, बुद्ध सेन और लाल के साथ गोल्डी को आखिरी बार देखा गया था, वही लोग गांव में ये बात फैला चुके थे कि गोल्डी अब जिंदा नहीं है। पिता के शक और ग्रामीणों के बयानों के बाद पुलिस ने तीनों साथियों को पकड़ने के लिए दबिश दी। उसी रात 10 जून को शाम पुलिस ने मोतीलाल कोल को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में जब पुलिस ने गोल्डी के बारे में पूछा तो मोतीलाल ने पहले टालमटोल की। उसने कहा कि 30 मार्च की सुबह वे सब साथ थे, लेकिन बाद में गोल्डी कहीं चला गया, उसे नहीं पता कहाँ गया वो। लेकिन तभी पुलिस को मुखबिरों से पक्की सूचना मिली। मोतीलाल गांव के कुछ लोगों से कह चुका था कि गोल्डी अब कभी वापस नहीं आएगा, उसकी मौत हो चुकी है। यही बयान अब इस केस की दिशा बदलने वाला साबित हुआ। मोतीलाल ने सख्ती से पूछताछ करने पर आखिर सच सामने आ ही गया। उसने कबूल किया कि गोल्डी की हत्या में उसके 2 और साथी बुद्ध सेन उर्फ छंगे कोल और लाल कोल उर्फ सेम उर्फ रमेश भी शामिल थे। मोतीलाल के बयान के बाद जब पुलिस ने बाकी दोनों आरोपियों के घर तफ्तीश दी तो पता चला कि वे फरार हो चुके हैं। परिवार वालों ने बताया कि दोनों अहमदाबाद में नौकरी करने गए थे। इसके बाद अतरेला थाना प्रभारी उपनिरीक्षक कन्हैया सिंह बघेल की अगुवाई में पुलिस टीम अहमदाबाद पहुंची। वहां जांच में पुष्टि हुई कि तीनों आरोपी एक ही कंपनी में काम कर रहे थे। पुलिस ने कंपनी का उपस्थिति रजिस्टर देखा और सबूत के तौर पर
उसे जब्त कर लिया। अहमदाबाद में ही यह भी सामने आया कि तीनों आरोपी कुछ दिन की छुट्टी लेकर गांव गए थे। उसी दौरान उन्होंने गोल्डी की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिया। मोतीलाल ने बताया कि 30 मार्च की देर शाम तीनों ने साथ बैठकर शराब पी। नशे की हालत में जब गांव से लौट रहे थे तभी रात 11 बजे रास्ते में उन्हें गोल्डी कोल दिखा और वहीं से शुरू हुआ वह झगड़ा जो आखिर में हत्या में बदल गया। मोतीलाल ने पुलिस को बताया कि उस रात वे तीनों रोज की तरह करीब 12 बजे बोलिया घाट पहुंचे थे। वहां बैठकर उन्होंने लूट की योजना बनाई। इस दौरान उन्होंने गोल्डी को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। तीनों ने उसे समझाया कि पहले लूट करेंगे, फिर मिलने वाले पैसों से उसे शराब पिएंगे और जो बचा हुआ पैसा होगा वो आपस में बांट लेंगे। गोल्डी ने हामी भर दी। इसके बाद चारों गांवों से करीब 2 किलोमीटर दूर देवघर और कोनी कला गांव के बीच बोलिया घाट की ओर निकल पड़े। रास्ता का सन्नाटा था। सब नदी नए पुल पर खड़े होकर किसी वाहन के आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद एक 4 पहिया वाला आता दिखा। लूट की कोशिश में उन्होंने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने तेजी से गाड़ी निकालने की कोशिश की और टक्कर गोल्डी को लग गई। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गोल्डी दर्द से कतराते हुए तीनों को धमकाने लगा कि वह घर जाकर सब बता देगा कि वे लूट की योजना बना रहे थे। यह सुनकर नशे में धुत तीनों बौखला गए। उन्होंने लाठी, डंडे और चाकू से गोल्डी पर बेरहमी से हमला कर दिया। कुछ ही मिनट में उसने दम तोड़ दिया। मोतीलाल ने यह भी कबूल किया कि उसकी गोल्डी से 2 साल पुरानी रंजिश थी और उसी पुरानी दुश्मनी के कारण उसने बदले की नीयत से उसे नहीं बख्शा। मोतीलाल ने पुलिस को आगे बताया कि गोल्डी से उसकी पुरानी दुश्मनी भी थी। करीब 2 साल पहले किसी बात पर गोल्डी ने उसे पिता सुखलाल कोल की पिटाई कर दी थी। इसी घटना का बदला मोतीलाल अब तक अपने मन में दबाए बैठा था। जब उस रात गोल्डी घायल होकर धमकाने लगा वह घर जाकर सब बता देगा, तो मोतीलाल को गुस्सा आया और वो जिस मौके का इंतजार कर रहा था वो मौका आ चुका था और वो अपना पुराना हिसाब बराबर करने का सोच लिया। उसने अपने दोनों साथियों बुद्धसेन और लाल के साथ मिलकर गोल्डी को घने जंगल के अंदर ले गया। वहां तीनों ने मिलकर उसे तब तक पीटा जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई। गोल्डी की मौत हो जाने के बाद तीनों ने शव को उठाकर मुख्य सड़क के करीब 100 मीटर दूर अंदर 50 फीट गहरी खाई में फेंक दिया। इसके बाद वे तीनों बिना किसी डर या पछतावे के अपने अपने घर लौटे और ऐसे सो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गोल्डी की मौत के पूरे 78 दिन बाद पुलिस ने इस दर्दनाक हत्या का पर्दाफाश किया और वह कहानी सामने आई जिसने पूरे गांव को हिला दिया। इस मामले से साफ संदेश मिलता है कि गुस्सा, बदला और नशा की आदत किसी तरह आम इंसान की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। छोटी सी रंजिश या झगड़े को टालने और बातचीत से हल करने की बजाय हिंसा अपनाना जानलेवा साबित हो सकता है। साथ ही यह भी दिखता है कि परिवार और समाज की आंखें बंद रहने या सच को दबाने की कोशिश अक्सर न्याय पाने में बाधा बनती है। सच सामने आने में समय लगता है, लेकिन अंततः सच्चाई का रास्ता खुला ही है। की भावना को कभी अपने निर्णय का हिस्सा ना बनने दें। किसी भी समस्या को बातचीत और समझदारी से सुलझाएं और न्याय की प्रक्रिया पर भरोसा रखें। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्ते पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसला लेना कितना ज़रूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं के लिए हमें फॉलो करें। हम फिर लौटेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोचकर उठाएं।